नमस्कार, मैं जनभक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से भारत पर मीडिया का स्तर गिरता जा रहा है उसके दो नमूने अब देखने को मिल रहे हैं। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लेकर राजदीप सरदेसाई जैसे एक व्यक्ति ने, जिसको कोई बड़ा पत्रकार कहा जाता है, एक फेक न्यूज अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया और उसमें कहा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब नहीं रहे हैं, उनकी आज सवेरे तड़के मृत्यु हो गई है। जबकि हकीकत ये थी कि राष्ट्रपति अभी भी ठीक हैं, अभी भी वो इलाज उनका चल रहा है, उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। लेकिन राजदीप सरदेसाई ने इस तरीके की बात करने में थोड़ा बहुत भी दिमाग नहीं लगाया और उस न्यूज़ को, फेक न्यूज़ को चला दिया, जिसके बाद राजदीप सरदेसाई को जवाब दिया पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने, जो कि सांसद भी रह चुके। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरीके की फेक न्यूज़ की फैक्ट्री चलाने वाले लोग किसी भी न्यूज़ की पड़ताल नहीं करते हैं और उन्हें केवल न्यूज़ आगे बढ़ाना होता है। मेरे पिता अभी भी स्वस्थ हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। उसके बावजूद जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से कहता हूं कि पहले न्यूज़ की पुष्टि कर लें, उसके बाद इस तरीके की बातें करें। इसी कड़ी में शर्मिष्ठा मुखर्जी, जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रह चुकी हैं और प्रणब मुखर्जी की बेटी है, उन्होंने भी कहा कि र्यूमर्स फैलाना बंद करिए और मेरे पिता की अभी जो इलाज चल रहा है उसको लेकर के फालतू के दिमाग मत लगाइए और मुझे फ़ोन भी मत करिए, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल्स के और दूसरे ज़रूरी फ़ोन अटेंड करने हैं। दरअसल जब ये न्यूज़ उड़ाई गई राजदीप सरदेसाई के द्वारा, उसके बाद तमाम लोगों ने शर्मिष्ठा मुखर्जी को फ़ोन करना शुरू कर दिया, अभिजीत मुखर्जी को फ़ोन करना शुरू कर दिया और उसको लेकर भी इन दोनों ने नाराज़गी जताई। लेकिन इससे ये पता चलता है कि राजदीप सरदेसाई जैसे लोग तैयार बैठे हुए हैं कि कब ये खबर आए और कब वो इस खबर को फैलाने वाले सबसे बड़े पत्रकार के तौर पर जाने जाएं। राजदीप सरदेसाई पहले भी ऐसी तरीके के फेक न्यूज़ चलाने के लिए काफ़ी बदनाम रहा है और उसको इस बात के लिए कई बार डांट भी पड़ चुकी है। एक बार खुद भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी राजदीप सरदेसाई को बहुत बुरी तरह से डांटा था और एक प्रोग्राम के तहत उन्होंने ये कहा था, दरअसल राजदीप सरदेसाई ने इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया था और इंटरव्यू के दौरान बार बार राजदीप सरदेसाई टोका टोकी करने की कोशिश कर रहा था, जिसको लेकर प्रणब मुखर्जी ने उसे याद दिलाया था कि मैं भारत का पूर्व राष्ट्रपति हूं और प्रोटोकॉल के तहत तुम इस तरीके से मेरे से बातचीत नहीं कर सकते, मुझे जवाब देने से नहीं रोक सकते और मेरे सामने आवाज़ भी ऊंची नहीं कर सकते हो। इसको लेकर राजदीप ने उसी शो के दौरान माफ़ी भी मांगी थी और कहा था कि हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती हुई है। तो इस तरीके की बातें ये राजदीप करता रहा है। गुजरात दंगों को लेकर भी इसने जिस तरीके से फेक इनकाउंटर की एक थ्योरी चलाई थी और सोहराबुद्दीन जैसे तमाम जो इसरत जहां जैसे जो अपराधी थे, जो आतंकवादी थे, उनको लेकर भी इसने एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी और झूठी रिपोर्टिंग की थी, जिसको लेकर इसे अदालत में बाद में माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। पिछले दिनों भी इसने इसी तरीके की एक घटना की थी, जिसके बाद इसने माफ़ी मांगी थी और उससे पहले जिस तरीके से अमेरिका में इसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया था और इसके फेक न्यूज़ के बारे में पूछा था, तब भी वहाँ ये गिड़गिड़ा कर हाथ जोड़कर निकल पाया था। तो इस तरीके की ये जो पत्रकारिता है वो कितनी नुकसानदेह है, इससे आप समझ सकते हैं कि जैसे ही राजदीप सरदेसाई ने ये ट्वीट किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेताओं ने इस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया और रीट्वीट करने की वजह से ये पूरा का पूरा मामला और आगे बढ़ गया। हालांकि आधा घंटे के भीतर ही राजदीप को माफ़ी मांगनी पड़ी और उसे ये कहना पड़ा कि मेरे से गलती हुई है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा और फेक न्यूज़ के ट्रैप में मैं भी फंस गया था। यानी आप समझ सकते हैं, राजदीप सरदेसाई हो, पुण्य पुष्प वाजपेयी हो या फिर रमेश कुमार जैसे लोग हों, ये किसी भी खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, बल्कि एकदम से बिना दिमाग लगाए बेसिर पैर की बातों को भी शेयर कर देते हैं, जिसके लिए बाद में इनको माफ़ी मांगनी पड़ती है। और उसी के तहत अब राजदीप सरदेसाई खूब ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है और उस तरीके की बातों के लिए इस बात को लेकर भी कि जिस तरीके से फेक न्यूज़ को लेकर ये फैलाने का काम करते हैं और बाद में अब जनता चूंकि जागरूक हो चुकी है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर व्यक्ति किसी भी एक सोर्स से न्यूज़ को नहीं लेता है, वो कई सोर्सेज से उसको वेरीफाई करता है और 5 मिनट के अंदर उसे पता चल जाता है कि न्यूज़ फेक है या रियल है। दूसरी तरफ एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं
कल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन हो गया। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और उसके बाद में एक बड़ी और घिनौनी गंदी राजनीति शुरू हुई। दरअसल राजीव त्यागी के निधन से पहले वो आज तक टीवी के एक प्रोग्राम दंगल की डिबेट में थे और उस डिबेट के दौरान भी उनकी तबीयत ठीक नहीं नजर आ रही थी। वो बार बार पानी पी रहे थे और साथ ही साथ अपने कॉलर को ठीक करते हुए नजर आ रहे थे, गले को ठीक करते हुए नजर आ रहे थे। इसका मतलब ये है कि पहले से उनका बीपी बढ़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही उनकी मौत हुई और उसके बाद में लोगों ने जिस तरीके से इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के लिए आज तक को और आज तक के पत्रकार रोहित सरदाना को और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संबित पात्रा को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। और बहुत से लोगों ने तो यहाँ तक मांग कर दी कि संबित पात्रा के खिलाफ इस पूरे घटनाक्रम के लिए जो गैर इरादतन हत्या है उसका केस चलाए जाने की जरूरत है। साथ ही साथ कई और धाराएं उन्होंने बताना शुरू कर दिया और इस कड़ी में राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष भी शामिल हो गई और वो भी इसी तरीके की बातें करती हुई नजर आई। उसने भी ट्वीट किया कि इस तरीके की जहरीली डिबेट की वजह से आज एक राष्ट्रीय प्रवक्ता की मौत हो गई है, जिसको लोगों ने सवाल भी पूछा कि आपका पति राजदीप सरदेसाई उसी चैनल में काम करता है, तो क्या राजदीप अब उस चैनल के विरोध करेगा, क्या उसके ऊपर केस करेगा। हालांकि जो मामला था उसमें स्पष्ट तौर पर जिस तरीके से रोजाना का बहस होती थी राजीव त्यागी के साथ दूसरे प्रवक्ताओं की, इसको लेकर अब तमाम पुराने वीडियो भी सामने आ रहे हैं और उससे यह भी पता चल रहा है कि राजीव त्यागी की जो भाषा होती थी वो भी उसी स्तर की हुआ करती थी और आपस में जिस तरीके की बातें प्रवक्ताओं में होती और बाद में वो एक दूसरे से गले मिलते हुए भी नजर आते हैं, वो भी देखने को मिला। ये सब टीआरपी के लिए जिस तरीके से चैनलों ने इस बात को बढ़ावा दे रखा है कि वो प्रवक्ताओं को एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज तक करने की छूट देते हैं और अगर ऐसा कोई शालीन वक्ता होता है तो उसको उकसाने की कोशिश की जाती है। जैसा कि शाहनवाज हुसैन जैसे जब प्रवक्ता बैठे होते हैं तो चाहे अंजना ओम कश्यप हो या रोहित सरदाना टाइप के पत्रकार हो, ये उनसे बार बार कहते हैं कि आपकी आवाज़ दबी हुई है, आप क्यों डरे हुए हैं। लेकिन जब कोई तेज तर्रार गौरव भाटिया या संबित पात्रा जैसा प्रवक्ता होता है तब वो दूसरी तरफ के प्रवक्ताओं को भी इसी तरीके से अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जोर जोर से बोलने के लिए कहते हैं। हालांकि ये एक ट्रेंड है और इस ट्रेंड के बाद में जिस तरीके से वो डिबेट के लिए 5 बजे से प्रोग्राम था, बाद में उनकी जो मृत्यु हुई है वो बाद में हुई है, तबीयत खराब हुई। लेकिन अब इसको लेकर एक सवाल उठता है कि क्या वास्तव में ऐसा कोई किसी व्यक्ति को इस तरीके से आरोपी बताया जा सकता है। और इस कड़ी में स्वरा भास्कर जैसे लोग भी शामिल हो गए हैं जो अब तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आलिया भट्ट और करण जौहर को बचाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही थी और ये कह रही थी कि उन दोनों ने एक प्रोग्राम के दौरान जो कुछ कहा उससे उसकी मौत को नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन स्वरा भास्कर अब साकेत गोखले के एक ट्वीट को रीट्वीट करती है जिसमें साकेत गोखले संबित पात्रा को गाली देता हुआ ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि संबित पात्रा ने राजीव त्यागी की जान ले ली है। इसको स्वरा भास्कर रीट्वीट करती है, यानी कि वो इस बात से सहमत है कि एक डिबेट के दौरान जो आपसे बात की जाती है उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हुआ और इसलिए आपकी मौत हो गई। लेकिन अब ये जांच का विषय यह भी है कि राजीव त्यागी की जो हेल्थ हिस्ट्री थी उसमें उनका जो हार्ट की प्रॉब्लम थी वो कब से थी, क्या उसमें ज़्यादा दिक्कतें थी और किस वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ, ये सारी जाँच के विषय हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर वो पोस्टमार्टम कराते हैं उनके परिवार वाले तो उसका विषय है। लेकिन इस तरीके से किसी चीज पर निर्णय पर पहुंच जाना ये उसी तरीके की गलती है जिस तरीके की गलती राजदीप सरदेसाई ने की और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौत की घोषणा सुबह 8:59 पर ही कर दी, जबकि इस बात को लेकर कहीं से भी पुष्टि नहीं हुई थी। अब इस कड़ी में जो राजीव त्यागी का मामला है, रणदीप सुरजेवाला भी इसी तरीके की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जहरीली बहस ने और जहरीले शब्दों ने एक सादगीपूर्ण और सम्मानपूर्ण एक सादगी शांत जुबान की जान ले ली। यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राजीव त्यागी बहुत सादगीपूर्ण तरीके से बात करते थे और उनके खिलाफ जो कुछ बोला गया उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया। जबकि हालांकि राजीव त्यागी के पुराने जो वीडियो हैं उसमें वो भी कहीं से भी जोश में कम नज़र नहीं आते हैं। वो एक डिबेट के अंदर गौरव भाटिया को उसकी लंगोट तक खोलने की धमकी देते हैं। दूसरी तरफ अमीश देवगन के साथ में भी वो कई बार दलाल और तमाम इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मैं इन शब्दों पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आजकल जिस तरीके से टीआरपी बढ़ाने के लिए तमाम चैनलों ने अपनी डिबेट के नाम पर जो कुछ दंगल या जो भी ये नाम देते हैं उसमें जो कुछ ड्रामा होता है
उसको लेकर एक सादगी बरतने की जरूरत है। जिस तरीके से पहले बातचीत हुआ करती थी, आराम से बात होने दी जाए, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी न करने दी जाए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी लोग गाली गलौज करने लगते हैं, उनको उल्टा सीधा कहने लगते हैं, व्यक्तिगत आक्षेप लगाने लगते हैं और उस सबको टीआरपी का हिस्सा मान लिया जाता है। ऐसा लगता है कि राजीव त्यागी की मौत के बाद इस पूरे मामले को अब जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है वो विशेष तौर पर देखेगा और सभी टीवी चैनलों को अब इस तरीके की बहसों के लिए एक प्रोटोकॉल या कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर लागू करने के लिए कहेगा, जिससे कि ये जो मर्यादा है वो बनी रहे और इस तरीके की घटनाएं आगे न देखने के लिए मिले। लेकिन ये पहला मौका है जब किसी डिबेट के बाद एकदम व्यक्ति की मौत होती है हार्ट अटैक होने से, और उसके लिए फिर डिबेट को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। यहां पर यह जिक्र करना जरूरी हो, भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी एक जगह स्पीच दे रहे थे और उस स्पीच के बाद में उनको हार्ट अटैक हो गया स्पीच के दौरान और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद किसी ने भी उस स्पीच को ऑर्गेनाइज करने वाले या जो ऑर्गेनाइजर थे उन पर सवाल नहीं उठाया था। उसी तरीके से राजीव त्यागी के साथ जो कुछ हुआ है वो दुखद है, लेकिन उसके लिए अगर आप इस तरीके से एक दूसरे को ब्लेम करने लगेंगे, दूसरे को इसका निशाना बनाएंगे, तो शायद ये बहुत मुश्किल होने वाला है। हालांकि अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरीके की बातें चल रही हैं उसमें एक तरफ वो लोग हैं जो राजीव त्यागी की मौत के लिए संबित पात्रा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो राजीव त्यागी के पुराने वीडियो ला रहे हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि आप अगर कमजोर दिल वाले हैं तो फिर आप उनको डिबेट में जाना ही नहीं चाहिए। और ऐसा लगता है इन बातों को देखकर कि आने वाले समय में सभी डिबेट के दौरान जब किसी को बुलाया जाएगा, किसी प्रवक्ता को चाहे लाइन पर लिया जाएगा, जबकि वो वर्चुअली डिबेट में थे, आमने सामने नहीं थे, तो एक डिस्क्लेमर हर चैनल को देना पड़ेगा कि अगर आप कमजोर दिल वाले हैं, आपको हेल्थ की कोई समस्या है, तो आप डिबेट में हिस्सा न लें, क्योंकि इस डिबेट से आपकी हेल्थ को या आपकी जान को खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे कि फेक न्यूज़ और इस तरीके की जो वाद विवाद के नाम पर जो ड्रामा होता है, छींटाकशी होती है, उससे सभी को बचने की जरूरत है और सभी को मर्यादा का और कानूनों का ध्यान रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।